कल क्या होगा सोचना छोड़ दो, कि कल कल क्या होगा सोचना छोड़ दो, बस मेहनत करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, यदि आप भी 11th और 12th में हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिए। इससे पहले मेरा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले जा कर के मेरा पार्ट 1 वीडियो देखिए और उसके बाद पार्ट 2, फिर पार्ट 3 और फिर भी ये वीडियो आप देखिएगा। यहाँ पर हम इससे पहले पढ़ चुके थे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की तिथि की मान्यताएं क्या क्या है। हम बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसमें स्पष्ट कहा जाए कि हड़प्पा का टाइम पीरियड ये रहा, परंतु विद्वानों ने जो वहाँ पर खोजबीन किया, विद्वानों ने जाकर के वहाँ पर उनको जो साक्ष्य प्राप्त हुआ, उससे कुछ अलग अलग विद्वान अलग अलग तिथि के बारे में दावा करते हैं। तो समझते हैं क्या कुछ है पढ़ने को। हड़प्पा सभ्यता के तिथि पर इतिहासकारों अनुसंधानकर्ताओं ने एक मत नहीं है, अनुसंधानकर्ताओं में एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस सभ्यता का विकास 3250 से 2750 ईस्वी के मध्य हुआ था। वहीं मार्टिमर का मानना है कि इस सभ्यता का विकास 2500 से 1500 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि आधुनिक अनुसंधान के आधार पर यह तय हुआ है कि इस सभ्यता का विकास 3 चरणों में हुआ है। पहला चरण 3200 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ, दूसरा चरण 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच हुआ और अंतिम चरण 1900 से 1200 ईसा पूर्व के बीच हुआ। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का जो तिथि और मान्यताएं थी उनके बारे में आप लोग समझे। यहाँ से 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझने के लिए। आगे चलिए, मोहनजोदड़ो का नगर निर्माण के बारे में हम लोग समझते हैं क्या है। मोहनजोदड़ो का नगर निर्माण, या इन्हीं को कहते हैं, इसी को पूछने का एक और तरीका हो सकता है, मोहनजोदड़ो नगर की विशेषताएं, कह देगा मोहनजोदड़ो के नगर की विशेषताएं को लिखे। तो देखिए क्या कुछ है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन के बाद एक विकसित नगर का प्रमाण मिला, जिसके निर्माण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला नंबर में दोस्तों, मोहनजोदड़ो का जो नगर था, उस नगर का क्या विशेषता था, क्या उनका खूबसूरतियाँ थी, उनके बारे में कहता है लिखने के लिए। तो आइए समझते हैं कि मोहनजोदड़ो का नगर था एक्चुअल में कैसे। नगर 2 भागों में बटा हुआ था। पहला छोटा नगर जो ऊंचे स्थान पर बसा हुआ था, दूसरा बड़ा नगर जो नीचे बसा हुआ था। यानी कि नगर जो है 2 तरह से बटे हुए थे। पहला ऊंचा वाला स्थान था, यानी कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जो है एक ऊंचे स्थान पर एक नगर बसे हुए थे और एक नीचे स्थान पर यानी कि मैदानी भाग में बसे हुए थे। इनको आप समझ गए। दूसरा नंबर का विशेषता क्या है कि इस नगर में अधिकांश घर ईंट के बने हुए थे। दूसरा प्रमुख विशेषता क्या है कि मोहनजोदड़ो में जो घर बना हुआ था, वो अधिकांश घर किनके बने हुए थे दोस्तों, वो ईंट के बने हुए थे। तीसरा विशेषता, नगर में उपस्थित सड़क के किनारे नालियां बनी हुई थी, जिसके कारण शहर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती थी। अभी अपना लोग के समय में देख लीजिए, नाला तो बना हुआ है, रोड भी बना हुआ है, नाला भी बना हुआ है, लेकिन जब थोड़ा सा भी बारिश होता है तो आप देखिएगा कि नाला के बगल में ही पानी लग जाता है। नाला में पानी जाए, बरसात का पानी नाला में जाए, रोड पर का पानी नाला में जाए, इसका कोई ब्लू मैप तैयार नहीं है, जिसके कारण आप देखिएगा कई छोटे मोटे शहर में, चाहे वो सबसे छोटा शहर हो चाहे वो सबसे बड़ा शहर हो, वहाँ देखिएगा सड़क पर पानी लगेगा ही लगेगा, है ना। लेकिन मोहनजोदड़ो में ऐसा कुछ नहीं था। सड़क का तमाम पानी जो है नाला में जाते थे और नाला शहर से दूर जा कर के
नाला जो है खुलते थे और सारे नगर के जो है गंदे पानी वो नाला होकर के बाहर चले जाते थे। शहर में जल जमाव का कोई स्थिति देखने को नहीं मिला। अगला देखिए चौथा पॉइंट, शहर में दूर दूर से उपभोक्ता को वस्तु पहुंचते थे जिसको खरीदने के लिए काफ़ी संख्या में लोग शहर पहुंचते थे। यानी मोहनजोदड़ो जो है एक अच्छा मार्केट था, एक अच्छा नगर था जहां पर उपभोक्ता के लिए दूर दूर से वस्तु पहुंचते थे और उसको खरीदने के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुंचते थे। जैसे नील वगैरह वहां पर जो है बेचे जाते थे और सारे पत्थर वगैरह और तमाम तरह का चीज़ जो है वहाँ पर मिलता था। मोहनजोदड़ो पर जो है एक फिल्म भी बना हुआ है जिसमें हीरो है ऋतिक रोशन। आप वो फिल्म देख सकते हैं, फिल्म का नाम ही है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदारो देख लीजिएगा। अगला है 5वां नंबर का पॉइंट कि शहर में भवन योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे जिससे शहर एक कतार में दिखाई देते थे। मतलब शहर जो बना हुआ था, शहर में जो मकान बना हुआ था वो जहाँ तहाँ नहीं बना हुआ था, योजनाबद्ध तरीके से लग रहा था कि दूर से देखने के बाद कि एक लाइन से बना हुआ है ना। इस तरह से जो है बनाए हुए थे कि देखने में भी अच्छा दिखे। और अंतिम छठा पॉइंट है कि शहर को 4 दीवारी से घेरा जाता था जिससे शहर को बाहरी आक्रमण से बचाया जा सके। पूरे शहर को जो है 4 दीवारी से घेर दिए गए थे ताकि शहर को बाहरी आक्रमण से बचाया जा सके। तो आप समझे मोहनजोदड़ो के नगर की क्या विशेषता वगैरह थी। आइए समझते हैं अब अगला पॉइंट। आगे है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। समझिए क्या कुछ है। मोहनजोदड़ो में मिले अवशेष में सबसे महत्वपूर्ण स्नानागार है। यह दुर्ग के भीतर एक आयताकार जलाशय था जिसको चारों ओर ईंट से घेरा हुआ था। इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी थी 12 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर थी तथा गहराई 2.5 मीटर थी। इसमें प्रवेश करने के लिए ईंट की सीढ़ियां बनाई हुई थी। इसमें क्या था दोस्तों, आइए समझते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो में जो है एक जलाशय बना हुआ था, कुछ इस प्रकार से एक जलाशय बना हुआ था। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 12 मीटर थी, चौड़ाई की बात करें तो 7 मीटर और इसमें गहराई कितना था तो 2.5 मीटर। इसके चारों ओर जो है ना भवन बने हुए थे, यानी 2 मंजिला मकान बने हुए थे। सॉरी 3 और जो है मकान बने हुए थे और एक और आने जाने का रास्ता था और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनाए हुए थे। ये जलाशय था और दुर्ग के भीतर कुआं का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ और ऐसा माना जाता है कि वो कुआं का पानी जलाशय में आते थे और इस जलाशय का उपयोग वहाँ के लोग आपातकालीन स्थिति में करते थे। सिंचाई के लिए भी इसका उपयोग लोग करते थे। ठीक है, यही जलाशय इस समय में, आधुनिक समय में यानी कि अभी के समय में कुआं वगैरह तो सारा बंद हो गया, कुआं वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उस टाइम में कुआं वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। इस जलाशय के 3 और घर बने हुए थे जो 2 मंजिले का था। इसमें पुरोहित रहते थे। पुरोहित एक घर में एक बड़ा कुआं था जिसका जल जलाशय में आता था। इस जलाशय का जल सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जाता था। इसका उपयोग सिंचाई के लिए भी होता था। आगे देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस स्नानागार का उपयोग विशेष परिस्थिति में किया जाता था। ठीक है, ऐसा वहाँ माना जाता है कि इस जलाशय का उपयोग जो है वे लोग आपातकालीन के स्थिति में विशेष यदि प्रॉब्लम होता था पानी का तो उस जलाशय का उपयोग वे लोग करते थे। नंबर का क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है।
हड़प्पा की आर्थिक व्यवस्था या और सामाजिक जीवन। तो पहले आर्थिक व्यवस्था पर समझ लेते हैं क्या कुछ है। आर्थिक व्यवस्था का मतलब हुआ कि हड़प्पा का जो समय था, हड़प्पा जो नगर थे, वहाँ पर रुपया किन किन स्रोतों से उन लोगों को मुहैया होता था, कमाई होती थी, उनको समझते हैं। तो हड़प्पा की अर्थव्यवस्था निम्नलिखित कार्यों पर टिका हुआ था। पहला था दोस्तों पशुपालन। ये स्वाभाविक तो है कि हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन नगर में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। तो आप देखेंगे आपके अपने नगर में कहीं कहीं पशुपालन का भी व्यवस्था है, पशुपालन होते हैं। तो हड़प्पा नगर थे, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा बहुत पशुपालन होते थे और उनसे लोगों को जो है, हड़प्पा के लोगों को अर्थव्यवस्था में लाभ मिलता था, यानी रुपया पैसा कमाने का एक सोर्स था। तो हड़प्पा के लोग बैल, भैंस, बकरा, भेड़, सूअर, ऊँट, गधा आदि पालते थे। इसके यहाँ कर दीजिएगा, इसके दूध, मांस प्राप्त करने या फिर सामान ढोने के लिए, यहाँ ढोने कर दीजिएगा, सामान ढोने के लिए उपयोग में लाया जाता था। यानी हड़प्पा के लोग दोस्तों क्या करते थे, बैल, भैंस, बकरा, भेड़, सूअर, ऊँट, गधा आदि पालते थे और उनसे वे लोग दूध और मांस प्राप्त करते थे और सामान को ढोने के लिए, यानी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इनका उपयोग करते थे। दूसरा नंबर में है, दूसरा जो है उनको हड़प्पा के लोगों का इनकम का स्रोत था कृषि। हड़प्पा में मिले साक्ष्य के आधार पर यह साबित हुआ है कि हड़प्पा के लोग खेती भी करते थे, जिसमें गेहूँ, धान, बजरा, सरसों, राई, सफ़ेद चना, जौ, तिल इत्यादि उपजाए जाते थे। इसके अतिरिक्त नींबू, नारियल, खजूर भी लगाए जाते थे। वहाँ पर इन चीज़ों का साक्ष्य प्राप्त हुआ कि वे लोग जो है कृषि से भी इनकम यानी कि रुपया पैसा कमाते थे। तीसरा पॉइंट है पत्थर का सामान बनाना, यानी पत्थर से सिला लोरी बनाते थे, औखली बनाते थे, चक्की बनाते थे, बर्तन बटखारा बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे, आभूषण इत्यादि तैयार किए जाते थे और इनको बेच करके वे लोग रुपया पैसा कमाते थे। अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट, मिट्टी के सामान। मिट्टी के सामान बनाना। मिट्टी से हड़प्पा वासी ईंट के साथ साथ घड़ा, हांडी, थाली, सुराही, नाद इत्यादि बनाते थे। अगला पॉइंट है 5वां नंबर का मोहर बनाना। वे लोग मोहर बना करके भी रुपया पैसा कमाते थे हड़प्पा के लोग। हड़प्पा सभ्यता में मोहर काफ़ी संख्या में बनाए जाते थे। मोहर विभिन्न आकार के होती थी, इस पर विभिन्न तरह का चित्र अंकित रहता था। यानी हड़प्पा के लोग जो है उसको कमाने का एक और तरीका था मोहर बना करके, वे लोग मोहर बना करके भी रुपया पैसा कमाते थे। अगला पॉइंट है 6ठा नंबर का वस्त्र बनाना। हड़प्पा सभ्यता में धागा काटना, वस्त्र बुनना, वस्त्र को रंगने इत्यादि का कार्य व्यापक स्तर पर होता था। यहाँ से भी ये काम करके भी हड़प्पा सभ्यता के लोग रुपया पैसा कमाते थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता में, देखिए इतिहास समझने का चीज़ है, इतना आप पढ़े तो इसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उस समय का ज़रा अंदाज़ा करिए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन चीज़ों से रुपया पैसा कमाते थे। ठीक है, जैसे पशुपालन करके हुआ, मिट्टी का खिलौना बना करके हुआ, पत्थर का औजार आभूषण वगैरह बना करके हुआ, है ना, वस्त्र बुन करके हुआ, ये सारे चीज़ों को आपको समझना है। अगला देखिए हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन, ये उनका सामाजिक जीवन कैसा था, वे लोग कैसे जीते थे, क्या कुछ साधन था, उनको समझते हैं। पहला है रहन सहन। हड़प्पा वासी का रहन सहन, हड़प्पा वासी का जो रहन सहन था उसमें क्या था कि पुरुष कमर के नीचे धोती के समान वस्त्र पहनते थे, धोती के तरह
हड़प्पावासी के लोग, हड़प्पावासी में जो पुरुष थे वो धोती के ही जैसा वो समान यानी वस्त्र पहनते थे, जबकि स्त्रियां घाघरा के समान वस्त्र पहनती थी। पुरुष चादर के वस्त्र ओढ़ते थे, वह महिलाएं कमर से ऊपर चोली पहनती थी, जबकि आभूषण के रूप में बाली, अंगूठी, पायल, कंगन, हार आदि का प्रयोग वे लोग करती थी, महिलाएं सब। दूसरा क्या है, हड़प्पावासी का रहन सहन में दूसरा पॉइंट है मनोरंजन के साधन। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में शिकार करना है ना, शिकार, कई लोगों का शिकार भी एक तरह का मनोरंजन होता है। जैसे उस समय के राजा महाराजा शिकार खेलते थे, अकेठक पर जाते थे, वो मनोरंजन का उन लोगों का साधन था। तो हड़प्पा सभ्यता में शिकार करना, मछली पकड़ना, पक्षियों की लड़ाई देखना, शतरंज, चौसा जैसे खेल खेलना, इसके अतिरिक्त झुनझुना, मिट्टी के गाड़ी आदि का उपयोग मनोरंजन के लिए होता था। अभी भी हम लोग झुनझुना वगैरह का कुछ मिट्टी का खिलौना बना करके बच्चे सब जो है मनोरंजन का कार्य करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए ये आम बातें थी। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर का, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति क्या था। इसमें हड़प्पा सभ्यता में मिले साक्ष्य के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि पशु पक्षी, पेड़ पौधा, सूर्य के पूजा के साथ साथ पशुपति की पूजा व्यापक स्तर पर की जाती थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर होने का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन उन लोगों का धार्मिक स्थिति जो था, वे लोग पशु पक्षी, पेड़ पौधा, सूर्य के पूजा के साथ साथ पशुपति का भी पूजा करते थे। उन लोगों के लिए पशुपति देवता जो है बहुत ही ज़्यादा खास था। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें हम लोग इससे आगे का यानी क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था। ठीक है, वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो यदि आपको वीडियो शुरू से अंत तक जो है आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप किस शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद।